मित्रों नमस्कार, आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम लक्ष्य टू द पॉइंट में। जैसा कि हम सभी पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के चल रहे थे आगामी यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ की परीक्षाओं के लिए, तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए लेकर के चल रहा हूं। और जैसा कि हम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद पे चर्चा कर रहे थे, तो इस कड़ी में भी उसी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे जिनके आने की संभावना होती है। आप तैयार करके तो जाते हैं किंतु भूल चुके होते हैं। तो खैर, उन प्रश्नों पर मैं विचार करूं इससे पहले कुछ चीजों को समझ लेना बहुत जरूरी है कि जैसे कि अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं और राष्ट्रपति से कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो उनमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है अनुच्छेद 61, यानी कि आर्टिकल 61 जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की बात करता है या इम्पीचमेंट के द्वारा उससे हटाए जाने की प्रक्रिया पे चर्चा करता है। इसको लेकर के प्रायः विद्यार्थी भूल चुके होते हैं। क्या भूलते हैं इसमें कि जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है या इम्पीचमेंट लगता है तो कितने सदस्यों के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, लोकसभा के द्वारा सदस्यों द्वारा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो इसमें जो ऐसा हमें ध्यान देना होता है कि अक्सर लड़के कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस के हटाए जाने का प्रोसेस है उसमें जितने सदस्य हस्ताक्षर करते हैं वही हमारे ध्यान पर यहां पर भी रहता है। तो कृपया इस डिफरेंस को ध्यान दे करके चलेंगे कि राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में कम से कम 101/4 सदस्य लोकसभा के हस्ताक्षर करेंगे, तभी वह प्रक्रिया स्वीकार की जाएगी संसद के किसी भी सदन में। जबकि हम अगर बात करें किसकी, सुप्रीम कोर्ट के जजों की और हाईकोर्ट के जजों की, तो वहां पर राज्यसभा में 50 और लोकसभा में 100 सदस्यों की जरूरत होती है। ये डिफरेंस आप ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, तो कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के क्रियाकलाप, ये भी प्रायः एग्जाम्स में पूछता है। इससे मैं क्वेश्चन नहीं बनाया हूं, क्वेश्चन मैं दूसरे टॉपिक से बनाया हूं, लेकिन इसको आप तैयार कर लेंगे। जैसे कि आर्टिकल 65 है, इस आर्टिकल 65 के तहत ही वह कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो। और क्या इसमें ध्यान रखना है कि उपराष्ट्रपति का जो तनख्वाह है वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता है बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तीन बातों को आप ध्यान रख लेंगे। खैर, फिलहाल अब हम चलते हैं इससे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। तो जैसा कि पूर्व की कड़ी में मैंने 8 से 10 क्वेश्चन पूछे थे, इस कड़ी में भी कुछ क्वेश्चंस का संकलन किया हूं और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपके तैयार होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि लोकडेम सत्र किसे कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकडेम सेशन किसे कहते हैं। ऑप्शन ए, नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतरिम सत्र है। यह ध्यान रखिए, ऑप्शंस को नोटिस कीजिएगा। नई लोकसभा के गठन से पूर्व वर्तमान लोकसभा का अंतिम सत्र। ऑप्शन बी, नई लोकसभा का पहला सत्र। जैसा कि आप जानते ही कि चुनाव आने वाला है और इस चुनाव के बाद फिर नए प्रधानमंत्री बनेंगे, हो सकता है मोदी जी ही बने, तो जो उनकी पहली सत्र होगी क्या उसे लोकडेम सत्र कहते हैं, या फिर चुनाव के पहले जो अंतिम लोकसभा का सत्र होगा उसे लोकडेम सत्र कहते हैं। ये क्यों मैं चुना है मैंने इस क्वेश्चन को, क्योंकि आप सभी जान रहे हैं कि 2024 का इलेक्शन सर पर है, तो इस क्वेश्चन को आने से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। फिर उसके बाद है ऑप्शन सी, अंतरिम बजट का सत्र। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन के साथ आप हैं जरूर कमेंट करेंगे। फिर हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल तय होता है। ऑप्शन ए, स्थिर कोई व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन बी, 5 वर्ष। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन डी, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा निर्धारित किया जाता है। ध्यान रखेंगे, संदर्भ भारतीय ही है। तो ये हो गया तीसरे क्वेश्चन, और इससे संबंधित आंसर को आपको पता होना चाहिए। हालांकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा, फिर भी उम्मीद करता हूं कि एग्जाम हॉल में आप गलत करके नहीं आएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लाल किले से सर्वाधिक बार झंडा किस प्रधानमंत्री ने फहराया है। आप सभी जानते हैं कि कौन कौन से प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल सबसे ज्यादा रहा है। तो नेहरू जी का रहा है, इंदिरा जी का रहा है, मोदी जी का रहा है, मनमोहन सिंह का रहा है। तो जाहिर सी बात है इन्हीं चारों में से कोई एक फहराया होगा, तो इनके नाम आप याद कर लीजिएगा।
अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी संसद को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिर से बोलते रहे, निम्नलिखित में से किसी संसद के दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, साथ ही साथ उसकी अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने का भी अधिकार है, एवं किसी भी संसदीय समिति का सदस्य होने का भी अधिकार है, किंतु उसे मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं है। मेरे वर्ड्स ना समझ में आए तो बोर्ड को ध्यान दें, क्वेश्चन को ध्यान दें। ऑप्शन ए कैग यानी CAG, ऑप्शन बी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ऑप्शन सी चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन, ऑप्शन डी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे कौन सी बातें क्वेश्चन में शामिल हैं, कि सदन में बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, किसी कार्रवाई में सम्मिलित हो सकता है, यहां तक कि पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर भी हो सकता है, किंतु उसे राइट टू वोट प्राप्त नहीं है। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही है? अगर ये क्वेश्चन आप जानते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्रेसिडेंट और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरी तरीके से तैयार होगा। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए जरा सा। फिर उसके अलावा और भी कई सारी चीज हैं, जैसे कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के बीच में जो तुलनात्मक भेद है, प्रमुख अंतर है, वह आपका तैयार होना चाहिए। खैर, तुलनात्मक अंतर पे मैंने यहां पे कोई क्वेश्चन संकलित नहीं किया है, फिर भी एक बेसिक डिफरेंस आपको बताता चलता हूं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहली चीज है कि राष्ट्रपति के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए लोकसभा का नहीं बल्कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। फिर उसके बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है अक्सर डिफरेंसेस में, यूपीपीसीएस में। फिर दूसरा डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन से सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो मनोनीत सदस्य उसके द्वारा, जबकि यही मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। क्या यह डिफरेंस आपको क्लियर है अभी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो हम अगले डिफरेंस की तरफ देखते हैं कि अगला डिफरेंस है, भारत के राष्ट्रपति का जो वेतन है, तनख्वाह है, वह राष्ट्रपति के रूप में ही प्राप्त होता है, जबकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के रूप में प्राप्त करता है। नेक्स्ट, अगली चीज क्या है? अगला डिफरेंस है कि संसद के सत्रावसान पर राष्ट्रपति के पास अध्यादेश निकालने की शक्ति प्राप्त है, किंतु यह शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति उपराष्ट्रपति के पास नहीं है। क्वेश्चंस के ही संकलन को चूंकि ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट डिफरेंस लेता हुआ चल रहा हूं। अगली चीज ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर ही हटाया जा सकता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिफरेंस है, जो आपको प्राय या तो भूल चुका होता है या ध्यान नहीं देते हैं कि जब संविधान का अतिक्रमण करता है तभी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। ये चीज आप तैयार कर लीजिएगा। इसका आंसर, इस डिफरेंस को, इन टॉपिक्स को मैं लिखा नहीं हूं। अगली चीज को जैसा ध्यान रखेंगे, अगला क्या इंपॉर्टेंट है? अगला है कि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर किसी के द्वारा भी भरा नहीं जाता है। ध्यान रखेंगे, और ऐसी स्थिति में अक्सर देखा जाए तो वह खाली रहता है जब तक कि उसका इलेक्शन ना करा लिया जाए। अगली चीज क्या इंपॉर्टेंट है कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर समय की कोई स्पष्ट बाध्यता नहीं है, जबकि राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर 6 महीने के भीतर पद भर लिया जाना चाहिए। तो ये डिफरेंस आप जरूर याद करके जाएंगे। इन पे मैंने कोई क्वेश्चन बनाया नहीं है, डिफरेंसेस को रट लेंगे, बार बार रट लेंगे, क्योंकि डिफरेंसेस से भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपका यह प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जुड़ा हुआ जो विवादास्पद टॉपिक है, जिनके भूलने की संभावना होती है, वह आपका तैयार हो चुका होगा। नेक्स्ट, अब मैं आता हूं पिछले प्रेसिडेंट और जो वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे जो क्वेश्चंस बनाए थे, उसके आंसर को समझने के लिए। तो सबसे पहली चीज, जब हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है बी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है सी यानी प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन का आंसर है डी यानी 352। चौथे क्वेश्चन का आंसर है
आपका सी यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें रहिए कि ये मैं पिछले जो क्वेश्चंस प्रेसिडेंट पे बनाया था उनके आंसर रिलीज कर रहा हूं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है भारतीय संविधान, क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय संविधान में केंद्र सरकार की कार्यकारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं या अधिशासी शक्तियां, तो इसका आंसर है ए राष्ट्रपति। गलती से मैंने उपयुक्त सभी बोल दिया। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है सी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है 500 करोड़ यानी ऑप्शन बी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, उसका आंसर है ऑप्शन सी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, उसका ऑप्शन है सी, यानी 5 प्रकार से राष्ट्रपति के पद को रिक्त किया जा सकता है। फिर ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है, तो ये चीज आपको तैयार ही होगा, ऑप्शन ए है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन था आपका पिछले में कि निम्नलिखित में से किसे सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति बनाया गया था, तो उसका ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी। और जहां तक जानता हूं कि मेरी ही स्टूडेंट हैं भावना सिंह, उन्होंने लगभग सभी क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है और इसके लिए मैं भावना को धन्यवाद देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि अगले क्वेश्चंस को भी पूरी तरीके से आप तैयार कर लेंगे। फिर मिलते हैं नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। भावना ही क्यों, आप सभी विद्यार्थी इन क्वेश्चंस को देख लेंगे एक बार।